हेलो एंड वेलकम गाइस। थंबनेल देख के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम डीमन स्लेयर के सारे कैरेक्टर्स को टियर रैंक करने वाले हैं। वीडियो में आपको हर एक कैरेक्टर के बारे में काफी अच्छे फैक्ट्स पता चलेंगे, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। जैसे नहीं पता कि टियर रैंक क्या होता है, उसे बेसिकली मैं बता दूं कि यहाँ पर 4-5 रैंक होती है, उसके अंदर में कैरेक्टर को रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने टियर रैंक करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। इन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम लोग इन सारे कैरेक्टर्स को रैंक करने वाले हैं। पर जो पहला रूल आता है वो है स्ट्रेंथ का, यानी कि जो ज्यादा पावरफुल होगा वो ऊपर थोड़ा रैंक करेगा। आता है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम में जिस कैरेक्टर ने ज्यादा अच्छा काम किया होगा या जैसा काम किया होगा उसी के हिसाब से उसे रैंक किया जाएगा। उनके अंदर हम उनकी बैक स्टोरी को भी देखने वाले हैं। और हाँ, ये पूरी लिस्ट मेरे हिसाब से होने वाली है, इसलिए आप लोग कमेंट में ज्यादा गुस्सा मत दिखाना अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो, और अपनी ओपिनियन को जरूर कमेंट करना। हर एक कैरेक्टर के साथ में आपको उस कैरेक्टर के बारे में एक नई चीज पता चलेगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर राइट साइड में कैरेक्टर्स रैंडमली आते रहेंगे और लेफ्ट साइड में हम उन्हें रैंक करेंगे। आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड के अंदर पूरे 6 रैंक से आप पढ़ सकते हो। पर पहला कैरेक्टर है एनमू। अब मैं इसके बारे में फैक्ट बताता हूँ। इसका ब्लड डीमन आर्ट काफी ज्यादा औसम है और इसके ब्लड डीमन आर्ट में ये लोगों को नींद में भेजकर उन्हें कोई भी सपना दिखा सकता है, और इसे मैं रैंक कर दूंगा एवरेज के अंदर, क्योंकि ये लोअर मून 1 था। नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं हमारे ककुशीज। ये लोग डीमन स्लेयर नहीं बन पाए, इसलिए इन्हें ये काम मिला जहाँ पर ये सारे हाशिरास और डीमन स्लेयर्स का इलाज करते हैं। इनकी बैक स्टोरी और इनकी पावर किसी काम की नहीं है, तो मैं इन्हें वर्स्ट में डाल दूंगा। नेक्स्ट है उरुकुडा की, और मैं बता दूं कि ये मास्क इसके लिए पहनते हैं क्योंकि इनका चेहरा इतना हैंडसम था कि डीमन से लड़ने से पहले इनके चेहरे के मजाक उड़ाते थे, इसलिए इन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिया। टाइम पे वाटर हाशिरा हुआ करते थे। मैं इन्हें बिलो एवरेज में डाल रहा हूँ क्योंकि अब इनकी एज हो चुकी है। आते हैं हमारे फायर हाशिरा रेनगोकू क्योजीरो। इनके बारे में वैसे तो हमें सब पता है, लेकिन एक बात है जो इनके बारे में मैं बता सकता हूँ। इन्होंने जितना भी नॉलेज लिया है वो सब किताबें पढ़ के लिया है, इन्हें कोई सिखाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने स्ट्रॉन्ग में डालता हूँ। आता है लुई। क्या आपको पता है कि ये कैरेक्टर लोअर मून 1 बन सकता था, लेकिन इसने अपनी डीमन फैमिली बनाने के चक्कर में मुजान का सारा ब्लड वेस्ट कर दिया। बाकी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था, और क्योंकि ये इतना ज्यादा वीक रह गया तो मैं इसे बिलो एवरेज में डालता हूँ। कैरेक्टर है दाकी। क्या आपको पता है कि दाकी का जो रियल नेम का नाम था वो एक बीमारी के ऊपर बेस्ड था, यानी कि उसका जो नाम था वो बीमारी का नाम था। इस बीमारी को मैं डालने वाला हूँ एवरेज में, लेकिन एनमू से आगे, क्योंकि वो उससे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है स्नेक हाशिरा ओबनॉय। और क्या आपको पता है कि इसका जो स्नेक है वो इसकी लेफ्ट आई का काम करता है, क्योंकि ओबनॉय की लेफ्ट आई पूरी तरह से ब्लाइंड है, तो लेफ्ट आई से बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता, तो इसे मैं स्ट्रॉन्ग में डालूंगा, वो भी रेनगोकू से आगे। कैरेक्टर आता है अपना गेन्या। इस कैरेक्टर के पास ये एबिलिटी है कि ये किसी भी डीमन को खाकर उसके जैसा बन सकता है, वो रीजनरेट भी कर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी एबिलिटी से अमर भी हो सकता है क्या, अगर इसे कोई मारने वाला ना होता तो। लेकिन एनीमे के अंदर में इसकी इतनी पावर नहीं दिखाई गई, इसलिए मैं इसे बिलो एवरेज में डाल दूंगा, वो भी सबसे लास्ट में। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है अपर मून 6 ग्योतारो। ग्योतारो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, जिसे हमने देख लिया था टेंगन वर्सेस इसकी फाइट के अंदर। और इसकी एबिलिटी ये है कि ये पॉइजन के सिकल्स का इस्तेमाल कर सकता है, बंदों को पॉइजन भी कर सकता है। हालांकि इसकी रैंक और भी ज्यादा ऊपर हो सकती थी, लेकिन दाकी के साथ ये अपनी पावर को शेयर करता है, इसलिए ये अपर मून 6 ही रहा। इसे मैं स्ट्रॉन्ग वाले में डालता हूँ, लेकिन रेनगोकू से पीछे। नेक्स्ट कैरेक्टर इज नाकीमे। नाकीमे का ब्लड डीमन आर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड डीमन आर्ट है पूरे डीमन स्लेयर एनीमे के अंदर, और यहाँ तक कि पूरे सीरीज के अंदर इसके ब्लड डीमन आर्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसका अटैक भले ही कमजोर है लेकिन इसका डिफेंस बहुत ही हाई लेवल का है। ये किसी को भी कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकती है। हालांकि इसकी बैक स्टोरी इतनी ज्यादा खास नहीं थी और इसे स्क्रीन टाइम भी बहुत कम मिला। तीनों रूल्स के हिसाब से मैं इसे डालने वाला हूँ एवरेज के अंदर, वो भी बिल्कुल पीछे। अगले कैरेक्टर आते हैं योशिरो और तमायो। मैंने इन दोनों कैरेक्टर को एक साथ में इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों की पावर लगभग सेम है। बैक स्टोरी भी इनकी इतनी ज्यादा कुछ खास है नहीं, और यहाँ तक कि हम लोगों ने इनकी जो स्क्रीन टाइम है वो भी देख रखा है। एनीमे के अंदर इन लोगों ने इतना कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन इन्फिनिटी कैसल के अंदर इन दोनों ने ही मुजान को हराने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। यहाँ तक कि योशिरो ने नाकीमे को भी हराया था। मुजान और सारे अपर मून डीमंस के मर जाने के बाद से योशिरो ही एक लोता डीमन बचा हुआ था पूरी दुनिया के अंदर। तो इन लोगों के लिए जो बेस्ट लोकेशन होगी वो है बिलो एवरेज के फर्स्ट पोर्शन में। कैरेक्टर है फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगोरू। इन्होंने एक फाइट के दौरान अपने पैर को खो दिया, उसके बाद में ये रिटायर हो गए और फिर उन्होंने जेनित्सु और काइगा को ट्रेन किया। एक हाशिरा होने की वजह से मैं इन्हें एवरेज के अंदर रखता हूँ। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है नेजुको, और आपको पता होगा कि डीमन बनने के बाद नेजुको ने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। इसका भी एक छोटा सा रीजन है। नेजुको के अंदर थोड़ी सी कॉन्शियसनेस बची हुई थी, जिससे कि वो इंसानों को नहीं मार रही थी। अगर वो बोलती तो फिर ऐसा हो सकता था कि उसके हाथों से उसका कंट्रोल चला जाए और वो लोगों को मारने लग जाए। सीजन 3 में वो बोलने लग गई थी कि उस टाइम तक वो सन से इम्यून हो चुकी थी और मुजान से उसका कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। नेजुको को मैं रखने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग में, लेकिन ग्योतारो से पीछे। कैरेक्टर है हम सबका फेवरेट जेनित्सु। जेनित्सु जो ब्रीदिंग यूज करता है वो ब्रीदिंग है थंडर ब्रीदिंग, और जेनित्सु को उसका सिर्फ बेसिक फॉर्म यानी पहला फॉर्म आता है। लेकिन जेनित्सु ने ही इसका 7th फॉर्म आजाद किया था और काइगाकू का सर काट दिया था। पर जेनित्सु को मैं रखने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग के अंदर, लेकिन नेजुको से पीछे। यहाँ पर हम सबका नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हम सबका प्यारा इनोसुके हाशिबिरा। हाँ, तो क्या आपको पता है कि इनोसुके जो मास्क पहनता है बोर का, वो उसे कहाँ से मिला? कि जब छोटा था तब उसे एक बोर ने पाला था, और जब वो बोर मर गया तो इनोसुके ने उसी के सर से ये मास्क बना दिया, और वो तब से लगाकर अब तक
इनोसुके पहनता है। उसके भी मैं नेजुको और जेनिसु के पास में ही रखूंगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है कोचो शिनोबू, ज्यादा वीकेस्ट हाशिरा। भले ही बहुत ज्यादा वीक है लेकिन इसका आईक्यू लेवल काफी ज्यादा तेज है। डोमा को हराने के लिए इसका जो परसेंटेज था कंट्रीब्यूशन का वो लगभग 70 to 80% था। फैक्ट ये है कि इसकी जो ड्रेस होने वाली थी वो मित्सुरी की तरह होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे ये पसंद नहीं आया तो इसने अपनी ड्रेस को बदलवा दिया। क्योंकि एक वीक हाशिरा है इसलिए उसे मैं एवरेज के अंदर डाल देता हूँ। लॉर्ड मुराता आ चुके हैं तो इन्हें तो लेजेंड में ही डालना होगा। को लेजेंड में डाल के मैंने सही किया ना गाइस, आप लोग कमेंट में बताना। तो चलो मजाक से हटते हैं और मैं बताता हूँ। इसके पास ब्लैक निचरीन स्वॉर्ड है और इसके ब्लैक कलर होने का मतलब ये सन ब्रीदिंग को यूज कर सकता है। ये यूज करता है फिलहाल वाटर ब्रीदिंग का, लेकिन ये सन ब्रीदिंग के लिए बना है लेकिन ये नहीं कर पाता। लेकिन इसके लिए लक ब्रीदिंग और गैलेक्सी ब्रीदिंग जैसी भी चीज एग्जिस्ट करती है जो कि पूरे डीमन स्लेयर में और किसी के पास नहीं है। तो अब इसकी ओरिजिनल रैंक की बात करते हैं जो कि होने वाली है। यहाँ पर मैं मुराता को डालने वाला हूँ बिलो एवरेज के अंदर क्योंकि वो उसी लायक है। ग्यूतोमियो का आप लोगों को पता होगा कि ग्यूतोमियो का ने 11th फॉर्म बनाया है वाटर ब्रीदिंग का। वो हमने एनीमे और मांगा में बहुत कम बार देखा है। तो कुछ लेजेंडरी लोग कमेंट करेंगे कि भाई लड़ा भी तो वो बहुत कम है। ऐसा है कि वो इस अटैक को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि जब भी वो इसे इस्तेमाल करता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है, इसलिए वो इस अटैक को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो यहाँ पर रैंक होने वाली है वो स्ट्रॉन्ग के अंदर फर्स्ट प्लेस होगा और ग्यू दोनों बराबर हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर आता है शिनजरू रेनगोकू जो कि रेनगोकू के डैड हैं और ये अपनी टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा हुआ करते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ग्यो में से भी ज्यादा पावरफुल होंगी जस्ट बिकॉज डीमन स्लेयर मार्क्स एंड निचरीन ब्लेड्स। तो मैं इन्हें रखने वाला हूँ एवरेज के अंदर, लेकिन शिनजरू और शिनोबू से आगे। फिर आता है यहाँ पर अपना डोमा। डोमा को मैं पर्सनली हेट करता हूँ जस्ट बिकॉज पर्सनल रीजंस। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये भी है कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि अपर मून 2 है और यहाँ पर हमने इसकी बैक स्टोरी में देख रखा है कि इसकी बैक स्टोरी इतनी ज़्यादा सैड नहीं है। डोमा के बारे में फैक्ट ये है कि डोमा बहुत बाद में अकाजा से डीमन बना, लेकिन वो उससे आगे निकल गया क्योंकि वो लड़कियों को खाता है और अकाजा लड़कियों को नहीं खाता था। इसलिए यहाँ पर मैं डोमा को रखने वाला हूँ अल्टीमेट कैटेगरी के अंदर, लेकिन थोड़ा पीछे क्योंकि इसके अलावा और भी लोग वहाँ आ सकते हैं। कैरेक्टर आता है यहाँ पर हानटेंगू। हानटेंगू अपर मून 4 है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके चारों इमोशन से वो अपने अलग अलग क्लोन बना सकता है और उन सबको मिलाकर वो जुआ कोटिंग बना सकता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसने हमने सीजन 3 में देखा था कि तांजीरो और बाकी सब कैरेक्टर को इसने कितना परेशान किया था। यहाँ तक कि मुजान ने खुद इसकी तारीफ की थी कि इसकी वजह से इसे पता चल गया कि नेजुको सन से इम्यून है। क्या आपको पता है कि मुजान और कोकुशिबो के बाद में तीसरा यही डीमन था जो कि अपर मून कैटेगरी में आया था, यानी कि इतना पावरफुल बना था। और जब इसने अपने सारे क्लोन्स को मैच कर दिया था तब तांजीरो भी डर गया था इसकी पावर के सामने। तक कि मार्क अवेक्ड मित्सुरी भी इसके सामने रोने लग गई थी बिल्कुल एंड में। इस कैरेक्टर को मैं रखने वाला हूँ ओबेनोय और ग्यू से थोड़ा पीछे और स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर। जो कैरेक्टर है वो है काएगाकू। ये कैरेक्टर इतना फालतू कैरेक्टर ना गाइस, इसके बारे में क्या बताऊं। ये ना तो डीमन स्लेयर बन के कुछ उखाड़ पाया, ना ही डीमन ने बनने के बाद कुछ उखाड़ पाया। इसे तो मैं सीधा सीधा वर्स्ट कैटेगरी के अंदर डालने वाला हूँ। तो मैं इसकी बैक स्टोरी पता है और जितना भी स्क्रीन टाइम इसमें मिला वो भी फालतू था। अगला कैरेक्टर है अपर मून 5 ग्योको। ग्योको के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इसने मुइचिरो को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। बाकी मुइचिरो को और भी ज्यादा अच्छी टक्कर दे पाता। हालांकि ये हानटेंगू से ज्यादा पावरफुल नहीं है, ना ही ग्योतारो से ज्यादा पावरफुल है। इसे मैं रैंक करूंगा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर, लेकिन बहुत पीछे। इसके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है मुइचिरो तोकितो। ये करंट जनरेशन का सबसे यंगेस्ट हाशिरा है और इसी ने ही इन्फिनिटी कैसल के अंदर रेड निचरीन ब्लेड को अवेक किया था सबसे पहले। इसे मैं डालने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर, लेकिन हानटेंगू से पीछे। हानटेंगू इससे ज्यादा पावरफुल है। अगली कैरेक्टर है वो है मित्सुरी। मित्सुरी के बारे में एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, पहले इसके बालों का कलर भी सिंपल था, लेकिन फिर इसने एक मिठाई को ज्यादा खाया इसलिए इसके बालों का कलर भी चेंज हो गया। यहाँ पर मैं मित्सुरी को रखने वाला हूँ एवरेज कैटेगरी के फर्स्ट पोजीशन पे। ये एकदम परफेक्ट होगा। यहाँ पर जो अगला कैरेक्टर आ रहा है वो है टेंगन उजुई। तो मैं बताता हूँ कि टेंगन उजुई ने रिटायरमेंट क्यों लिया। अगर आप लोग सोच रहे होगे कि उसका हाथ और पैर कट गया था इसीलिए, तो आप गलत हो। हालांकि टेंगन के पास 3 बड़े रीजन थे रिटायरमेंट लेने का, लेकिन मेन रीजन क्या था कि हमें पता है कि टेंगन एक शिनो भी था तो उसे अपने वंश को आगे बढ़ाना था। बाकी आप समझदार हो। गाइस अगर आप लोग अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर कर रखा है तो अरिगत्तो। शेयर मार्क ना होने की वजह से टेंगन लिस्ट में थोड़ा नीचे रैंक करेगा, लेकिन मैं टेंगन को रखने वाला हूँ एवरेज के अंदर 2nd पोजीशन पे। यहाँ पर एक और कैरेक्टर आ चुका है जो कि अल्टीमेट कैटेगरी में जाने वाला है, जो है अपना अकाजा। आपको पता है कि अकाजा जो सारे अपर मून से सारे के सारे अपर मून से एक वेपन को व्हील्ड करते हैं, लेकिन अकाजा के पास कोई भी वेपन नहीं है, वो सिर्फ अपने हाथों से ही लड़ता है। जो अकाजा की रैंक होने वाली है वो होगी अल्टीमेट के अंदर, लेकिन डोमा से आगे, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैक स्टोरी। अगला कैरेक्टर है वो है मुजान जैक्सन हिमसेल्फ। तो यहाँ पर इसकी जो रैंक होगी वो पूरे एनीमे के अंदर लगभग 3rd रैंक है। तो इसे मैं रखने वाला हूँ अल्टीमेट कैटेगरी के अंदर बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पर। मुजान के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इसके पास 5 दिमाग है लेकिन चलता एक भी नहीं है। यहाँ पर मैं मुजान को रखने वाला हूँ अल्टीमेट कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है ग्योमे।
तो ग्योमे के बारे में मैं आपको बता दूं कि ग्योमे बिल्कुल ब्लाइंड है, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, जो कि उनकी एक बीमारी की वजह से उनकी आंखें चली गई थी। फिर भी उनके रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा तेज है कि उन्हें कुछ भी आराम से बिना देखी पता चल जाता है। मंगा के अंदर कोकुशिबो ने भी ग्योमे की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने 300 साल के अंदर ग्योमे जितना पावरफुल बंदा अब तक नहीं देखा। मुझे थोड़ी बहुत हेट मिल सकती है, लेकिन मैं ग्योमे को जो रैंक देने वाला हूँ वो है अकाजा से आगे। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है कोकोशिबो। आप लोगों को एक बात तो पता ही होगी, मुजान जिसे भी डीमन बनाता है वो उसकी पूरी मेमोरी को इरेज कर देता है, लेकिन मुजान ने कोकोशिबो की मेमोरी को इरेज नहीं किया था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कोकोशिबो को सब मरने के टाइम पे याद आया था, लेकिन वो भूल चुका था 500 सालों के अंदर कि क्या हुआ था उसकी जिंदगी में। यहाँ पर मैं कोकोशिबो को रैंक करने वाला हूँ मुजान और ग्योमे के बीच में, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आ चुका है एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट कामाडो तांजीरो। देखो तांजीरो की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काफी ज्यादा तेज है, हम सबको पता है। तांजीरो इसे फाइट के बीच बीच में यूज भी करता है, जो कि इसके बहुत ज्यादा काम आता है। तांजीरो को दूसरे की फीलिंग भी समझ में आ जाती है बस स्मेल करके। कोई मरने वाला हो तो भी तांजीरो को पता चल जाता है, लेकिन वो अपने आप पे इतना ज्यादा कंट्रोल रखता है कि वो किसी को ना बताए। यहाँ पर तांजीरो जाने वाला है अल्टीमेट कैटेगरी के अंदर डोमा से पीछे। कैरेक्टर है सानेमी, सेल हाशिरा और हाशिरा के अंदर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा। इसके बारे में फैक्ट यही है कि इसका जो ब्लड है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, जिससे कि डीमंस कंफ्यूज हो सकते हैं। सानेमी को जो मैं रैंक देने वाला हूँ वो है तांजीरो से पीछे अल्टीमेट कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये डिजर्व करता है यही लोकेशन। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है यूरिची सुकीगुनी, द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर कैरेक्टर ऑल टाइम। इन्हें ही सन ब्रीदिंग को बनाया था, यहाँ तक कि सारे ब्रीदिंग स्टाइल सन ब्रीदिंग से ही निकले हैं। और यूरिची को मैं डालने वाला हूँ लेजेंड कैटेगरी के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर। यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर है डीमन किंग तांजीरो और ये जाएगा यूरिची के बगल में लेजेंड कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये बहुत कम टाइम तक था तो हमें इसके बारे में नहीं पता। फिर आते हैं तांजीरो के डैड, जो कि जाएंगे एवरेज कैटेगरी के एंड में। तो यहाँ पर कनाओ की रैंक मैं नहीं बता रहा, कनाओ की रैंक आप लोग कमेंट करोगे। मैंने इसे इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं भूल गया था, सच्चाई बता रहा हूँ गाइस, मैं झूठ क्यों बोलूँ। अगर रैंकिंग के अंदर कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आपका ओपिनियन, क्योंकि ये ओपिनियन मेरा था। हमारे मेन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और आपके बगल में एक वीडियो आ रही होगी यूरिची वर्सेस सुकुना, उसे भी प्लीज वॉच कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड पीस आउट।